यस, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों। क्या हाल चाल है? बड़े शानदार होगे, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होगे। इसी के साथ मैं चंदन शर्मा आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार नर्सिंग विद्यार्थी के अंदर। दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का नया सेशन, नई क्लास आप लोगों के लिए, दैट इज द हार्ट फेलियर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इसका ध्यान रखें। ये टॉपिक कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी ऐसे हल्के में ना लें, इसका ध्यान रखें और इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। आप हमारे नर्सिंग विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का भी हिस्सा बने, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हार्ट फेलियर, व्हाट इज हार्ट फेलियर? दिल का फेल हो जाना, किसी भी चीज का फेल हो जाना। बच्चों, क्या समझ में आता है तुम्हें उस चीज से कि वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा? फेल किसे कहा जाएगा? जीवन में फेल उसे ही कहा जाता है जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। दैट इज द फेलियर। सेम बात है दिल। दिल को फेल कब कहा जाएगा? जब वो शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। हार्ट फेलियर कब कहा जाएगा? जब हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपने ब्लड को ढंग से पंप नहीं कर पाएंगे, और जब वो ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे तो पूरी बॉडी की टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा जाए, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। बच्चों, ये बात ध्यान रखना, मैंने वेंट्रिकल्स बोला है, एट्रियम नहीं बोला, ठीक है? तो वेंट्रिकल्स की दिक्कत होती है जो कि पंप नहीं कर पाता, ब्लड को बाहर नहीं भेज पाता, टिश्यूज के पास नहीं भेज पाता, जितना चाहिए उतना नहीं भेज पाता। ठीक है सर, ये तो हो गई सिंपल सी बात। अगली बात बताएं। अगली बात देखो, मैं बताता हूं तुम्हें, क्लासिफिकेशन, है ना? अगली बात है क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो हमने हार्ट फेलियर को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 क्लासिफिकेशन है? पहला है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने HFrEF। दूसरा है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है HFpEF। और तीसरा है हार्ट फेलियर विद मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन, इसकी फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने HFmEF। अभी मैं बार बार इनके नाम लूंगा आगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को। पहला समझते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। कि सर हार्ट फेल तो हो ही चुका है, साथ में इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो चुका है उस पेशेंट का, इजेक्शन फ्रैक्शन भी रिड्यूस हो चुका है। और इजेक्शन फ्रैक्शन कितना रिड्यूस हो चुका है? 40%, लेस देन 40%। ठीक है, 40% से कम उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो चुका है। यहाँ पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। गाइडलाइंस के अंदर बीपी मॉनिटरिंग करी जाती है, बीपी चेक किया जाता है पेशेंट का, और बहुत सारी कोमोर्बिडिटी कंडीशन देखी जाती है, और कोई कंडीशन तो नहीं है पेशेंट, वो सारी चीजें देख के, सिस्टोलिक बीपी देख के हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं कि आइनोट्रॉप्स की जरूरत है, नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, बताएंगे, बात करेंगे। अभी के लिए बात याद रखिए कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जो देखो, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को हम डायस्टोलिक फेलियर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट फेल हो चुका है बट इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व है। अभी प्रिजर्व रहने का मतलब है 50% से ज्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन है ना? ब्लड अभी लगभग 60%, 70% तक पंप कर रहा है, वेंट्रिकल 60-70% तक ब्लड को बाहर पंप कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते, है ना? ऐसे नहीं बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, वो कभी कभार डायग्नोस हो जाता है गलती से। या फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है जो कि हाइपरटेंशन के हो, कोमोर्बिडिटी के पेशेंट होते हैं, है ना? हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बहुत सारे अलग अलग डिजीज के पेशेंट है, ट्राइग्लाइसरीडी, हाइपरलिपिडीमिया, और इन सब डिजीज के जो पेशेंट्स रहते हैं, ओबेस पेशेंट रहते हैं, इन कंडीशंस के अंदर हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन मेनली कोमोर्बिडिटी के ऊपर बनी हुई है कि ऐसे लोग जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर कुछ ऐसा सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स या कुछ हमें देखने को मिल जाता है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, स्पेशली इसको हम डायस्टोलिक फेलियर बोलते हैं बच्चों, क्योंकि सिस्टोलिक यहाँ पे सही दिखता है लगभग, सिस्टोल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत डायस्टोल में आती है, फीलिंग में दिक्कत आती है। तो ये प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोला जाता है इसको। 50% से ज्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोमोर्बिडिटी बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, है ना? जो भी कोमोर्बिडिटी है उसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर विद मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेल है और इजेक्शन फ्रैक्शन बीच क्या रह गया, बिल्कुल 40 to 50%।
है ना, 40 to 50% इजेक्शन फ्रैक्शन रह गया है आपको। तो सबसे खतरनाक हुआ पहले वाला जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से भी कम है। जितना कम इजेक्शन फ्रैक्शन उतना खतरा। इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से भी कम है। सेकंड वाला ठीक है, डायस्टोलिक फेलियर है, कोमॉर्बिडिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। थर्ड है हार्ट फेलियर विद मिड रेंज, अभी 50% इजेक्शन फ्रैक्शन है, 50% जा चुका है। सबका अपना अपना ट्रीटमेंट है। पहले क्लासिफिकेशंस पता होनी चाहिए आपको। क्लासिफिकेशंस अगर समझ में आते हैं तो अब हम बात करते हैं स्टेजिंग की, कि सर इसको हार्ट फेलियर को स्टेजेस कैसे दी जाती है, कौन कौन से हार्ट फेलियर को क्या स्टेज दी जाती है। मैंने इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, ए बी सी डी। कितनी स्टेजेस है बच्चों? 4, ए बी सी डी। स्टेज ए के अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अगर सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस है, बेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा हमको, है ना। ओनली रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, बेस्ट प्रोग्नोसिस है, पेशेंट जल्दी सही हो जाएगा। सेकंड के अंदर रिस्क फैक्टर के साथ साथ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती है ना। वेंट्रिकल्स के अंदर खराबी आने लग जाएगी, हाइपरट्रोफी होने लग जाएगी, पल्मोनरी एडिमा, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। कैटेगरी स्टेज 3 के अंदर होता है कि पेशेंट में हार्ट फेलियर तो प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर के साथ साथ पहले से सिम्टम्स भी प्रेजेंट है। रिस्क फैक्टर भी है और सिम्टम्स भी प्रेजेंट थे, पहले से सिम्टम्स प्रेजेंट थे, ये कैटेगरी सी है। और कैटेगरी 4 होता है एडवांस हार्ट फेलियर। 4 कैटेगरी है, 4 स्टेज के अंदर हमने डिवाइड किया हार्ट फेलियर को। पहला है सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, दूसरा रिस्क फैक्टर के साथ बनावटी दिक्कतें आने लग गई, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आने लग गई। थर्ड रिस्क फैक्टर के साथ प्रायर सिम्टम्स प्रेजेंट होने लग गए, है ना, सिम्टम्स, प्रायर सिम्टम्स प्रेजेंट होने लग गए। और फोर्थ इज द एडवांस हार्ट फेलियर। अब इन चारों स्टेज में से सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किसका है, कौन सा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है? स्टेज ए सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस है, पेशेंट सही हो जाता है। स्टेज बी और स्टेज सी ये दोनों सबसे ज्यादा कारण होते हैं पेशेंट की मोर्टेलिटी के। सबसे ज्यादा पेशेंट की मोर्टेलिटी इन 2 स्टेजेस के अंदर होती है, बी और सी के अंदर। यहाँ पे पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, सडन कार्डियक डेथ देखने को मिलती है, हार्ट अटैक आ जाता है यहाँ पे बी और सी के अंदर। और अगर मैं स्टेज डी की बात करता हूँ, एडवांस हार्ट फेलियर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो पेशेंट की मोर्टेलिटी होती है वो पंप फेलियर के कारण होती है। पंप फेलियर का मतलब है कि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा पूरे बॉडीज के टिश्यूज तक, और पूरे बॉडीज के टिश्यूज तक ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, तो ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो जाएंगे और ऑर्गन एकदम से फेल हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे, इसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। दिस इज द एडवांस हार्ट फेलियर। समझ आ रही है बात? अब अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा तो हार्ट को खुद को भी तो ब्लड नहीं मिलेगा ना यार। हार्ट ब्लड पंप करेगा तभी तो दिल को खुद को ब्लड मिलेगा। अगर ब्लड ही पंप नहीं हो रहा पूरा तो खुद को ब्लड कैसे मिलेगा बे? समझ रहे हो बात? तो ये 4 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। चलो जरा सिम्टम्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना सारे लड्डू और पेड़ों। मैंने सिम्टम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहला है लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेलियर, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तीसरा है इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये 3 चीजें समझना जरा, मैं समझाता हूं आप लोगों को, बेसिक सा फंडा है। सबसे पहला है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है तो वेंट्रिकल्स अपना पूरा काम नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा। तो सबसे पहली जो चीज देखने को मिलती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो आउटपुट है वो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यूज के पास प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा ब्लड से। ब्लड के थ्रू ही तो जा रहा था सब कुछ, ब्लड ही नहीं जाएगा टिश्यू के पास तो नहीं जा पाएगा। पेशेंट हो जाएगा एकदम हड्डी चेक्सिया, एकदम सुकड़ा हड्डी जैसा पेशेंट हो जाएगा, एकदम मसल लॉस होने लग जाएगा पेशेंट का, एकदम सुकड़ा पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक आउटपुट कम तो यूरिन आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम तो ब्रेन के पास ब्लड कम जाएगा, पेशेंट गड़बड़ाने लगेगा, पेशेंट बुखलाई बुखलाई बातें करने लगेगा, तू कौन बे, है ना, अपनी वाइफ से पूछेगा तू कौन बे, चल बाहर जा घर से, तुझे नहीं जानता मैं। समझ रहे हो? सेंसोरियम अल्टर्ड होने लगेगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे, पल्स प्रेशर कम हो जाएगी। जब तुम पल्स चेक करोगे बड़ी वीक पल्स आपको सुनाई देगी, पल्स प्रेशर कम हो जाएगी। और अगर एग्जामिनेशन करोगे तो एक अलग से साउंड सुनाई देगी दिल के अंदर, S3 साउंड सुनाई देगी आपको, दिल का साइज बढ़ जाएगा, कार्डियो मिगैली हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 4 5 6 बातें जो मैंने बताई, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेलियर के कारण सिम्टम्स आएंगे सारे के सारे। दूसरी तरफ जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर।
क्या मतलब है इसका? सिंपल सा फंडा है, समझना। ये हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना दिल है, अब ये वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे हैं, ना तो राइट वेंट्रिकल ना लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा एरोटा के अंदर, और अगर ब्लड पंप एरोटा में नहीं हो पाएगा तो सारा ब्लड तो यहीं पड़ा इकट्ठा हो रखा है, सारा ब्लड यहीं पड़ा है। अब ब्लड जितना बाहर निकलना था निकला ही नहीं बाहर, ऑलरेडी पड़ा है, ऊपर से ब्लड आने के लिए और तैयार है। एटीएम कह रहा है ब्लड ले लो, वेंट्रिकल कह रहा है पहले वाला ही नहीं निकला, कहां से ले लो। ऊपर वाला कह रहा है ले लो यार, मैं कहाँ रखूंगा। वो कह रहा है नहीं यार मेरे पास नहीं है जगह। वो कह रहा है ले लो, नहीं है, ले लो, नहीं है जगह। लड़ाई हो गई, लड़ाई होगी तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। एट्रियम का खून गर्म था, एट्रियम को गुस्सा आ गया, एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। और एट्रियम का प्रेशर बढ़ा तो एट्रियम के पीछे पल्मोनरी वेन आ रही थी। एट्रियम के पास ब्लड कौन लेके आ रही थी भैया? पल्मोनरी वेन लेके आ रही थी। पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया, और पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ा तो पूरा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया। सबसे पहले क्या बढ़ा? लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा। लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर के कारण पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया। और अगर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के पास कंजेशन हो जाएगा, लंग्स के पास भीड़ भड़का हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो पेशेंट को अब सांस लेने में दिक्कत होती है, डिज्निया हो जाएगा, ऑर्थोपीनिया हो जाएगा पेशेंट को। और ऑर्थोपीनिया और डिज्निया होगा, और अगर ये सिलसिला थोड़े टाइम तक चलता रहा तो पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। खतरनाक कंडीशन है बे, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो किस कारण हुआ ये सिम्टम? किस कारण आया पल्मोनरी एडिमा वाला सिम्टम? किस कारण आया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बढ़ने के कारण आया। और जब हम ऑन एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट को S4 साउंड और रेल सुनाई देगी, ना, अजीब सी एकदम रेल्स सी सुनाई देती है, अजीब सी सड़सड़ाहट सुनाई देगी लंग्स के अंदर, ठीक है, और S4 साउंड सुनाई देती है। दो समस्याएं बता दी। तीसरे देखो, तीसरा साइन एंड सिम्टम्स आता है इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। कि सर ये सारी बात तो सही है, राइट वेंट्रिकल्स का एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्यों बढ़ा? राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने के पीछे क्या कारण है? मैंने कहा देखो भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जगह नहीं थी, लेफ्ट एट्रियम जबरदस्ती कर रहा था ब्लड ले लो, लेफ्ट वेंट्रिकल ने मना कर दिया तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बढ़ गया। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ा तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया, और पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है राइट एट्रियम में भी बढ़ जाएगा। चैन तो वही है ना भैया, चैन तो वही चली आ रही है। अगर एक में प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पीछे ब्लड तैयार है आने के लिए, पर जगह ही नहीं है आने के लिए उसके पास। तो वहां से तो प्रेशर लग रहा है निकलने के लिए, निकल भाई आगे जा, धक्का लग रहा है पीछे से, बट आगे कहाँ जाए, जगह ही नहीं है। तो आगे धक्का लग रहा है, पीछे जगह नहीं है, पीछे से धक्का लग रहा है, आगे जगह नहीं है, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल्स के ऊपर जोर पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड इकट्ठा होगा तो राइट वेंट्रिकल फेल होने शुरू हो जाएंगे, है ना। एब्डोमिनो जगलर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, एब्डोमिनो जगलर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल जगलर वेन का डिस्टेंशन, एब्डोमिनल जगलर रिफ्लेक्स, राइट वेंट्रिकल फेलियर, जगलर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशेंट को एसाइटिस, हिपैटोमेगाली, एडिमा जैसी दिक्कतें होने लग जाएगी, पेशेंट को एसाइटिस, हिपैटोमेगाली, एडिमा जैसी दिक्कतें होने लग जाएगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आप सभी को पता है, जब राइट वेंट्रिकल्स फेल होते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, हिपैटोमेगाली, एसाइटिस, जगलर वीनस प्रेशर, एडिमा, ये सारे सिम्टम्स आपके देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिम्टम्स बेसिकली तीन पार्ट में देखने को मिलते हैं हार्ट फेलियर में। क्या मेन कारण होते हैं वो तीन? लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेलियर, इंक्रीज इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इंक्रीज इन द राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये तीन चीजें होती है जो यहाँ पे सिम्टम्स मेनली इनके कारण देखने को मिलते हैं हार्ट फेलियर में। चमक गई बात? अरे चमकी कि नहीं चमकी? चलो, अगर ये बात चमक गई, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, व्हाट इज फ्रमिंगन क्राइटेरिया? फ्रमिंघम क्राइटेरिया, ये कौन सा क्राइटेरिया है भैया, है ना। फ्रमिंघम क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया होता है सर, जरा बताएं। क्या सिम्टम्स होते हैं मेजर इसके अंदर, क्या क्या चीजें होती है फ्रमिंघम क्राइटेरिया के अंदर? बच्चों ये क्राइटेरिया बेसिकली इसने दिया था, खपची ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया, इन्होंने किस बारे में दिया? मेजर सिम्टम्स के बारे में दिया कि हार्ट फेलियर में कौन कौन से मेजर सिम्टम्स होते हैं। इन्होंने मेजर 7 सिम्टम्स बताए। कितने? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 सिम्टम्स बताए। टोटल कितने सिम्टम्स बताए? 6, ठीक है। एक आधा और भी बताया होगा, मैंने लिखा नहीं होगा, आप लोग ये याद रखें। मेनली 6 कौन कौन से सिम्टम्स बताए इसने? कहा मेजर सिम्टम्स में डिस्निया, ऑर्थोपिनिया आएगा,
एक्यूट पल्मोनरी एडिमा आएगा, रेल्स साउंड सुनाई देती है ना, लंग्स के अंदर रेल्स सुनाई देगा, जगलर वीनस प्रेशर देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल जगलर रिफ्लेक्स एंड कार्डियोमिगैली। ये टोटल 6 सिम्टम्स तो आपको याद रखना ही रखने, ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये फ्रमिंगम मेजर क्राइटेरिया में आते हैं। तुम्हारे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा फ्रमिंगम मेजर क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है, कौन सा सिम्टम उसमें नहीं देखने को मिलता, ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 यहां से डाल देते हैं, एक कोई नया सिम्टम डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रमिंगम क्राइटेरिया मेजर के अंदर 6 सिम्टम्स आते हैं, डिस्निया, ऑर्थोपिनिया, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, रेल्स S3 साउंड, जगलर वीनस प्रेशर, एब्डोमिनो जगलर रिफ्लेक्स, कार्डियोमिगाली, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, एसाइटिस, एडिमा, हिपैटोमिगाली, ये मेजर क्राइटेरिया नहीं है फ्रमिंगम का। यही एक्स्ट्रा जो ऑप्शन होता है ना, चौथा ऑप्शन जो डाला जाता है, इनमें से कौन सा फ्रमिंगम का क्राइटेरिया नहीं है, उनमें से यही 3 ऑप्शन होते हैं, एसाइटिस, हिपैटोमिगाली, एडिमा। और ऐसा लगता है हार्ट फेलियर में तो ये साइन देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो होगा ये भी, बट ये नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी थी। एक छोटी सी बात डिस्निया के बारे में बतानी है। तो डिस्निया की बात करता हूं तो डिस्निया के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट इज द बेंडोपिनिया एंड सेकंड इज द ट्रिपोपिनिया। 2 टाइप है, आपने शायद आज से पहले जीवन में कभी ना सुनी हो। पहला है बेंडोपिनिया एंड सेकंड इज द ट्रिपोपिनिया। बेंडोपिनिया बच्चों जो पेशेंट बेंड होता है, आगे की तरफ झुकता है ना, जब वो 30 सेकंड के लिए आगे की तरफ झुकता है तो उसके अंदर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंडोपिनिया। ये डिस्निया का टाइप होता है कि जब पेशेंट झुकेगा, 30 सेकंड के लिए झुकता है, आगे की तरफ बैंड होता है, तो उसके अंदर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ठीक है, और ट्रेपोपिनिया होता है कि जब पेशेंट साइडलाइन पोजीशन के अंदर, किसी भी टाइप की साइडलाइन पोजीशन, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, उसके अंदर जब पेशेंट पोजीशन लेके लेटता है तब उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं। देख रहे हो तुम, आज से पहले तुमने शायद कभी नहीं सुने होंगे, बट मैं नई बात बता रहा हूँ, याद रखना। 2 टाइप के डिस्निया होते हैं, जैसे और भी होते हैं टाइप बच्चों, पर मेन 2 टाइप होते हैं, एक तो बेंडोपिनिया एंड ट्रिपोपिनिया। बेंडोपिनिया पेशेंट आगे बैंड होता है तब उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, 30 सेकंड के लिए बैंड होगा, सिम्टम्स आने लग जाएंगे। एडवांस हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, एडवांस हार्ट फेलियर, लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर दोनों में देखने को मिलेगा। ट्रेपोपिनिया की बात करता हूं तो ज्यादातर राइट साइड में जब पेशेंट सोता है, जब पेशेंट राइट साइड की ओर होके सोता है, राइट साइड में राइट साइड लेटरल पोजीशन लेता है, तब ज्यादा देखने को मिलता है ना, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन राइट साइड में ज्यादा होता है। याद रखना ये बात मेरी जो मैंने बताई है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। सर कुछ और सिम्टम्स है क्या? मैंने कहा हाँ, साइनस टैकीकार्डिया भी हो सकता है पेशेंट को, जिसके कारण मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एडिमा, एसाइटिस, ये सारे अदर सिम्टम्स है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के कारण, जो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेलियर, उसके कारण ज्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं, ज्यादातर जो दिक्कतें आती है, वो सारी आती है पेशेंट की ग्रोथ ना हो पाना, पेशेंट का डेवलपमेंट रुक जाना, है ना, टिश्यूज के अंदर हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाना, टिश्यू हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाना। ये जितने भी सिम्टम्स मैंने लिखे हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, अल्ट्रासेंसोरियम, यूरिन आउटपुट कम होना, नैरो पल्स प्रेशर, ये सारे सिस्टोलिक फेलियर के कारण होते हैं। और ये जो ये साइड पे मैंने ये सारे के सारे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम है, ये सारे के सारे, ये जो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये सारे के सारे ज्यादातर आपको राइट हार्ट फेलियर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग नहीं पढ़ाया लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर, बट मैंने दोनों बातें बड़ी डिटेल में बता दी है, समझदार बच्चा इसको पकड़ लेगा आराम से। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सर डायग्नोसिस कैसे कराया जाए? मैंने कहा तीनों चीजें करा सकते हो, तीनों में से जो मन करे, ईसीजी, इको, कार्डियक, एमआरआई। सर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? मैंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड तो कार्डियक एमआरआई है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कार्डियक एमआरआई है बच्चों, याद रखना। बाकी इको कार्डियोग्राफी हम आमतौर पे कराते हैं, इको कार्डियोग्राफी से हमें बढ़िया इजेक्शन फ्रैक्शन पता लगता है, और उसका पता लगाना जरूरी भी है। समझ रहे हो? सर मैनेजमेंट कैसे करा जाए, इस बीमारी का इलाज बता दो सर, बड़ा हो गया। मैंने कहा इलाज करने के लिए हमारे पास 3 मेन चीजें होती है। सबसे पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर दो। देखो बच्चों, अगर दिल फेल हो चुका है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने बंद हो चुके हैं, दिल तब भी प्रेशर लगाया जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है कि मैं कैसे भी करके, देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे बेचारे, पर दिल फिर भी जोर लगा रहा है, नहीं मैं तो पंप करूंगा, टिश्यू की डिमांड पूरी करूंगा, दिल और ज्यादा फेल होता चला जाएगा। जितना ज्यादा फेलियर में और काम करेगा उतना फेल होता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम किया जाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रोका जाए।
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम किया जाए। हार्ट फेलियर में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने से नुकसान होता है, याद रखना। और अगर हार्ट फेलियर में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने से नुकसान होता है, इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, डाइजोक्सिन का कोई काम नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं है, डाइजोक्सिन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो मेरी ये बात ध्यान से जहन में उतार लेना कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना है यहाँ पे, बढ़ाने का नहीं। हार्ट फेलियर में अगर आपने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया, समस्या बढ़ जाएगी। आपको हार्ट फेलियर में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, हार्ट रेट को कम करवा दिया, सबसे अच्छी दवाई बीटा ब्लॉकर। कौन सी दवाई है सबसे अच्छी? बीटा ब्लॉकर। कौन सी बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी दे सकते हैं सर? यहाँ पे हम मेटोप्रोलोल दे सकते हैं, कार्बिडिलोल दे सकते हैं, बिसोप्रोलोल दे सकते हैं। बिसोप्रोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव होती है बच्चों। बाकी फार्मा में तुम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे इनके, है ना। बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन फार्मा में पढ़ के जाना, हमेशा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बड़ा डिटेल में सवाल आता है, तो बीटा ब्लॉकर पे क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। दूसरा आता है कि सर इसको हमेशा बीटा ब्लॉकर्स लोवेस्ट डोज से शुरू करी जाती, कम से कम डोज पे शुरू करते हैं, कभी भी ज्यादा डोज पे शुरू नहीं करते हैं, हमेशा लो डोज पे शुरू करते हैं, ये बात याद रखना। और याद रखें बीटा ब्लॉकर शुरू करने के लिए एक शर्त होती है, पेशेंट को एडिमा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को एडिमा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को एडिमा है, इसका मतलब पेशेंट ऑलरेडी एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुका है। और एडवांस हार्ट फेलियर में हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम पेशेंट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कम कर दें। पेशेंट ऑलरेडी एडवांस हार्ट फेलियर में है यार, पेशेंट बिल्कुल उसका दिल काम नहीं कर रहा, और अगर आपने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कम करवा दी, पेशेंट निपट जाएगा। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना भी सोच समझ के किया जाता है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दो, हार्ट रेट कम करवा दो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करवा दो। दवाई चॉइस क्या है? बीटा ब्लॉकर। दूसरा तरीका होता है रास मैकेनिज्म को बंद करवा दो, रेनिन एंजियोटेंसिन रास सिस्टम होता है जो कि ब्लॉक कर दो। रास सिस्टम किडनी में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे रास के बारे में, रास लीला अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें। किडनी के अंदर क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, यहाँ पे सारी बात करेंगे। दूसरा तरीका है रास को ब्लॉक कर दो, तो भी बीपी कम हो सकता है, तो भी आप दिल के ऊपर वजन कम कर सकते हो। तो रास को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास देखो बच्चों दो इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा काम में ले रहे हैं आज के टाइम पे हम। सबसे पहला है कि आप एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। साथ में एक और चीज हम काम में ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं निप्रिलाइरिन इनहिबिटर। निप्रिलाइरिन इनहिबिटर, ये दोनों की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है बच्चों। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस निप्रिलाइरिन इनहिबिटर, ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर निप्रिलाइन इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर निप्रिलाइरिन इनहिबिटर इसको बोला जाता है। ये सबसे अच्छी दवाई होती है जो रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करती है, रास को ब्लॉक करती है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जाम्पल वालसार्टम होता है बच्चों, और निप्रिलाइरिन इनहिबिटर का एग्जाम्पल होता है बच्चों सैकुबिट्रिल। सैकुबिट्रिल दोनों दवाइयां हैं, याद करनी हो करना, बट बहुत कॉमन काम में लेते हैं। कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है, कौन से काम कहाँ पे काम में ली जाती है दवाई, निप्रिलाइरिन इनहिबिटर कहाँ पे यूज में लेंगे? तो रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करता है, हार्ट फेलियर में काम में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए वो ARNI एंजियोटेंसिन रिसेप्टर निप्रिलाइरिन इनहिबिटर बनती है। सेकंड नंबर पे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज लेते हैं, और तीसरे नंबर पे हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर काम में लेते हैं। कर लोगे तीनों बातें? पहला बताया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर निप्रिलाइनिन इनहिबिटर सबसे पहली दवाई है, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, देन ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये तीन चीजें काम में ले सकते हैं। ये रास मैकेनिज्म, ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करके। तीसरा होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो। मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो। और सबसे अच्छी दवाई होती है स्पाइरोलैक्टोन, या फिर एक और जिसको बोलते हैं एप्लीरिनोन, और भी आती है अलग अलग टाइप की, बट ये मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, उसका एंटागोनिस्ट होता है। जैसे ही उसको ब्लॉक किया, स्पाइरोलैक्टोन आप लोगों ने दी, वैसे ही पेशेंट का यहाँ पे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पेशेंट के कम हो जाते हैं, ठीक है। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स को आप डिटेल में पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन के अंदर। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स ये सारी चीजें आपको वापस से आएगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बता नहीं रहा, सब डिटेल में आएगा। रास मैकेनिज्म आएगा तब मैं इनकी बातें दोबारा करूंगा, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स आएगा एंडोक्राइन में तब मैं दोबारा बातें करूंगा इन सभी की।
ठीक है, बट याद रखना स्पाइरोलैक्टोन का एक साइड इफेक्ट होता है एंड दैट इज द हाइपरकैलेमिया एंड गायनेकोमस्टिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइपरकैलेमिया एंड गायनेकोमस्टिया ये दोनों साइड इफेक्ट होते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड के स्पाइरोलैक्टोन के, इसलिए मेल्स के अंदर हम थोड़ा सा कॉशियसली यूज करते हैं इसको। समझ आया? फिर एक क्वेश्चन आता है, सारी दवाइयां आपने पढ़ाई सर, इनमें से सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी बेनिफिट किसका है? मतलब पेशेंट को मरने से कौन बचाता है? मैंने कहा सबसे ज्यादा दवाई अगर पेशेंट को मरने से बचाती है हार्ट फेलियर में तो वो बीटा ब्लॉकर है, रामबाण है, रामबाण। बीटा ब्लॉकर इज द रामबाण इन हार्ट फेलियर, याद रखना। सेकंड नंबर पे जो दवाई है वो है रास को ब्लॉक करने वाली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर निप्रिलाइरिन इनिबिटर। तीसरे नंबर पे आती है मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन हाइड्रोलिजिन एंड नाइट्रेट्स को भी हम यूज करते हैं, पता है ना, नाइट्रेट्स पढ़ी है आपने, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए काम में लेते हैं। बट हाइड्रोलिजिन और नाइट्रेट्स ये दोनों की दोनों दवाइयां हम बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो काम में लेते हैं वो रीनल फेलियर के पेशेंट में लेते हैं, रीनल फेलियर विद हार्ट फेलियर। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी फेल हो चुकी है हार्ट फेलियर के साथ साथ, उन पेशेंट्स में हम नाइट्रेट और हाइड्रोलिजिन को काम में लेते हैं। बच्चों ये नोट बना के लिखा है मैंने, याद रखना। बीटा ब्लॉकर सबसे अच्छी दवाई है जिसका सबसे अच्छा मोर्टिलिटी बेनिफिट होता है, और रास मैकेनिज्म में सबसे अच्छी दवाई है ब्लॉक करने के लिए ARNI एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस निप्रिलाइरिन इनिबिटर। मिनरलोकोर्टिकोइड स्पाइरोलैक्टोन साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया गायनेकोमस्टिया कर लोगे। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। बहुत सारी बातें हो सकता है अभी मैंने नहीं बताई हो, मैंने छोड़ रखी हो, आएगी आगे आएगी। इसके अंदर बेसिकली ट्रीटमेंट याद रखना, बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन याद रखना। वैसे मैं दोबारा करा दूंगा आपको बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन, बट आपके अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको लिखने और याद करने हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, लिख लेना। कौन कौन से बीटा ब्लॉकर, किस कार्डियो सिलेक्टिव कौन होते हैं, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव कौन होते हैं, याद रखना। ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, क्या करता है ये, मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बारे में पढ़ना। ये तुम्हारा होमवर्क है छोटा छोटा, जो आपके आगे वाली नींव को मजबूत करेगा, बेस को मजबूत करेगा, जिससे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगली क्लास जो रहेगी वो अरिथमिया पे रहेगी, हार्ट फेलियर, लास्ट ECG और अरिथमिया की बात करेंगे, और उसके बाद इस कार्डियोलॉजी के अध्याय को समाप्त करेंगे। टॉपिक अच्छा था, प्लीज इनको ध्यान से पढ़ के नोट्स बनाएं अच्छे से, और बहुत ज्यादा अंदर जहन में ना उतरे इनके। बहुत ज्यादा जहन में उतरोगे बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, और बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया तो वो दिक्कत है। जितना हम पढ़ा दिए हैं वो मोर देन इनफ है, बहुत है, समझ गए। चलें, इसी के साथ अगली क्लास का वेट करें, जल्दी आपको अगली क्लास अपलोड हो जाएगी। OBG और पीडियाट्रिक की क्लासेस भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। एक और अनाउंसमेंट आपके लिए बच्चों, जो आपका 89 रुपीज़ का OBG का सब्सक्रिप्शन है, मैं बता देता हूं, जो बच्चे OBG का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिन्होंने, जिन बच्चों का OBG कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने पढ़ ली है पूरी, है ना, जिन्होंने कंप्लीट OBG कर ली है, जो ऑलरेडी सारी वीडियोस देख चुके हैं, वो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, वरना वो हर महीने ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अपना UPI अकाउंट लिंक कर रखा है तो आपके UPI से ऑटोमेटिक 89 रुपीज़ कट जाएंगे, और वो हर महीने अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये YouTube का फीचर है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों का जिनका भी सिलेबस पूरा हो जाता है, OBG आप लोगों ने अगर एक महीने में देख लिया, पूरा हो गया अगर आप लोगों का, तो आप लोग सेटिंग्स में जाएं YouTube की अपनी, वहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शंस में जाएं। मैनेज सब्सक्रिप्शंस के अंदर जाके आपको ऑप्शन आएगा, आप अपना मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं उसके अंदर जाके, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने सिलेबस कर लिया और नहीं किया तो जल्दी से कर ले, वीडियोस देख ले। OBG की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है मैंने, गायनी की थोड़ी सी वीडियोस बाकी है, जैसे ही मुझे 2-4 दिन में समय मिलेगा मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। नोट्स मैंने बना लिए हैं, बस मुझे पढ़ाना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो वीडियोस अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग विद्यार्थी, जुड़े रहें हमारे इस परिवार के साथ, मुस्कुराते रहें, जल्द कामयाब बने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।